हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रविंद्राज आईएएस। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम आपके ये समझेंगे कि हिस्ट्री हम आपके कहते किसे हैं, हिस्ट्री की हम स्टडी क्यों करते हैं। ठीक, इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले समझना जरूरी है। फिर हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन क्या है, इसे कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, किस तरह से आपके हिस्ट्री को हम रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहास या हिस्ट्री हम कहते किसे हैं। तो हिस्ट्री की अगर हम आपके बात करें तो हम यहाँ आपके देखते क्या हैं, हिस्ट्री आपके इतिहास, ये दो वर्ड आपके इति और हास, इन दो वर्ड से आपके मिलके बनता है, जिसमें से आपके इति का अर्थ होता है ऐसा ही और हास का अर्थ होता है हुआ होगा। तो इतिहास का अर्थ क्या हुआ, ऐसा ही हुआ होगा, एज इट इज हैपेंड, यानी कि आपके ऐसा ही हुआ होगा, जो होना था वो हो चुका है, अब उसको बदला नहीं जा सकता। तो अब क्वेश्चन आपके ये आया कि इतिहास का मतलब है ऐसा ही हुआ होगा, यानी जो होना था वो तो हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वी कांट चेंज। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन ये आया, तो फिर हम पढ़ भी क्यों रहे हैं इसे, हिस्ट्री की हम स्टडी करते क्यों हैं, क्या है फायदा हिस्ट्री की स्टडी करने का। तो अब हम नेक्स्ट आगे समझते हैं आपके कि हिस्ट्री की स्टडी हम आपके करते क्यों हैं। तो हिस्ट्री की स्टडी हम आपके इसलिए करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कैसा उसका पास्ट था, कैसे उसके पूर्वज थे, कैसा उसका पूर्वजों का रहन सहन था, किस तरह से उसके पूर्वज आपके पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक आपके आए हुए हैं। तो यहां अगर हम देखें तो हिस्ट्री की स्टडी की सबसे पहले जो हमें जरूरत आपके पड़ती है, टू नो अबाउट अवर पास्ट, अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट हिस्ट्री की जो हमें अगली जरूरत पड़ती है वो आपके कहां पड़ती है, टू नो अबाउट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस ऑफ पास्ट। इतिहास में कई ऐसे निर्णय आपके लिए गए होंगे जिन्होंने कंस्ट्रक्टिविटी को बढ़ावा दिया होगा, और कई ऐसे निर्णय लिए गए होंगे जिन्होंने डिस्ट्रक्टिविटी को बढ़ावा आपके दिया गया होगा। ठीक, तो बे निर्णय जिन्होंने कंस्ट्रक्टिविटी को बढ़ावा दिया है, उन निर्णयों के रिपीटेशन को हमें दोहराना है, और बे निर्णय जिन्होंने डिस्ट्रक्टिविटी को बढ़ावा दिया है, उनके रिपीटेशन से हमें बचना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इतिहास में जब भी आपके युद्ध हुए हैं तो विनाश हुआ है, यानी एक डिस्ट्रक्टिव डिसीजन है आपके वार, तो इसका मतलब हमें युद्ध की स्थिति को टालना है। ठीक, एग्जाम्पल हम देखें, जब भी हार्मोनी और फ्रेटर्निटी, ठीक, इसको बढ़ावा मिला है तो नई संस्कृतियों का सृजन आपके हुआ है, नई सभ्यताओं का आपके सृजन हुआ है, तो ऐसे डिसीजंस को हमें क्या करना है, रिपीट करना है। तो ये हमें मिलता है किससे, हिस्ट्री से सीखने। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट आपके हिस्ट्री की स्टडी हम करते हैं अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को जानने के लिए। ठीक, टू नो अबाउट अवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कि हमारी जो वर्तमान सभ्यता और संस्कृति है ये कितने दौर से होते हुए, किस किस चरण से होते हुए, किस क्रमिक विकास से होते हुए वर्तमान स्थिति तक पहुंची है। तो अब यहां सबसे पहला क्वेश्चन हम यहां ये समझते हैं कि सिविलाइजेशन और कल्चर, ये दो वर्ड्स आपके हमने देखे, तो सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपके इन दोनों वर्ड्स का आपके अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं हम सिविलाइजेशन और किसे कहते हैं हम कल्चर। तो सबसे पहले हम बात करें सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता की। अगर सभ्यता की अगर हम बात करें तो जब हम ह्यूमन लाइफ के केवल फिजिकल या विजुअल एस्पेक्ट्स की स्टडी करें, यानी कि जब हम मानवीय जीवन के सिर्फ भौतिक पहलू या दृश्य पहलुओं का आपके अध्ययन करें आपके, तो ये आता है सिविलाइजेशन के अंदर। भौतिक या दृश्य पहलू से मतलब क्या है, बिल्डिंग्स, रोड्स, ठीक है, वेयर हाउस, डॉकयार्ड्स, यानी कि जो आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो जब हम सिर्फ विजुअल एस्पेक्ट्स की स्टडी करें तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, सिविलाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो स्टोन एज सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप देखते हैं कि हिस्ट्री में ये जो सिविलाइजेशन जो ये वर्ड है, हिस्ट्री में सिविलाइजेशन वर्ड आपके या तो स्टोन एज के साथ लिखा हुआ है या इंडस वैली के साथ। ठीक है, जब आप वैदिक एरा पढ़ते हैं तो वैदिक एरा में वैदिक सिविलाइजेशन की जगह आपके वर्ड लिखा होता है वैदिक कल्चर। तो अब आपके यहाँ डिफरेंस क्या है बेसिकली, तो हमने ये बताया कि सिविलाइजेशन के अंदर सिर्फ हम फिजिकल एस्पेक्ट्स या विजुअल एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं। स्टोन एज सिविलाइजेशन, पाषाण युगीन सभ्यता, तो स्टोन एज आपके पृथ्वी पर वह फेज थी जब तक किसी स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, यानी जब तक किसी लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, और अगर लिपि का आविष्कार नहीं हुआ तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि उन लोगों का आपके कैसा समाज था, कैसी संस्कृति थी, कैसा धर्म था, पता चलेगा नहीं चलेगा।
ठीक। स्टोन एज में आप अगर उस समय की चीजों की स्टडी करते हो तो किस आधार पे आप स्टडी करते हो? उस समय की जितनी भी चीजें उनकी स्टडी आप इस आधार पे करते हो, कैसे उनके हथियार मिले, कैसे उनके बर्तन मिले, जिन गुफाओं में वो रहते थे वो गुफाएं आपके कैसी थी, यानी कि आप विजुअल फैक्ट्स देख के बताते हो कि ऐसा हुआ होगा। यानी कि स्टोन एज का आपके जो ह्यूमन है वो कैसा होगा, इस टाइप का होगा, ये हम एजम्पशन लगाते हैं। ठीक इसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, यहां भी हम कल्चर वर्ड यूज नहीं करते। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपके स्क्रिप्ट तो आ चुकी थी, लेकिन ये स्क्रिप्ट आज तक रीडेबल नहीं है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आपके आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो इसका मतलब आपके ये हुआ कि जब इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है तो हम यहां भी एजम्पशन ही लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। जैसे कि आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपके डॉकयार्ड मिला तो हमने कहा ये विदेश व्यापार करते होंगे, ठीक है। मेसोपोटामिया की मोहर मिली तो हमने कहा ये विदेश व्यापार करते होंगे, ठीक है। जैसे कि आपके कोई मूर्ति मिली आपके तो हमने कहा कि ये इस XYZ भगवान की पूजा करते होंगे। तो वहां कुछ लिखा नहीं है, ऐसा लिखा है तो वो पढ़ा नहीं गया है आपके, ठीक। हम तो सिर्फ क्या कह रहे हैं, देख के ही तो बता रहे हैं ये चीजें आपके मिली होंगी, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला वर्ड हम समझते हैं आपके कल्चर यानी कि संस्कृति। तो संस्कृति के अंदर जब भी हम आते हैं तो जब भी ह्यूमन लाइफ के फिजिकल यानी कि विजुअल एस्पेक्ट्स के साथ साथ ह्यूमन लाइफ के इनविजिबल एस्पेक्ट्स की हम स्टडी करें तो ये आपके आता है किसके अंदर, कल्चर यानी कि आपके संस्कृति के अंदर। अर्थात जब हम विजुअल एस्पेक्ट्स के साथ साथ ठीक मनुष्य के आपके सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, नैतिक जीवन, इन सब की जब हम आपके स्टडी करें तो ये कंसेप्ट आपके कहलाता है कल्चर। अर्थात आपके सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, लीगल कंसेप्ट्स, रिलीजन, एथिक्स, तो जब हम विजुअल के साथ साथ ठीक ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन इकोनॉमी, पॉलिटी, लीगल एस्पेक्ट्स, रिलीजन और एथिक्स, इन सब की स्टडी करें तो ये कंसेप्ट आपके कहलाता है कल्चर। तो आपके सरल अर्थों में अगर हम देखें तो सिविलाइजेशन एक नैरो कंसेप्ट है जिसमें सिर्फ विजुअल एस्पेक्ट पे फोकस है, और कल्चर आपके एक ब्रॉडर कंसेप्ट है आपके, ठीक है, जिसमें विजुअल के साथ साथ इनविजुअल एस्पेक्ट को भी आपके शामिल किया गया है। और कल्चर वर्ड को हम सबसे पहले यूज करते हैं वैदिक कल्चर। क्यों? क्योंकि इस फेज में वैदिक कल्चर यानी कि आर्यंस कल्चर की अपनी स्क्रिप्ट थी और ये स्क्रिप्ट रीडेबल है, और इस स्क्रिप्ट को पढ़ के ही ठीक है, सबसे प्राचीन जो आपके पुस्तक थी ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में आपके क्या है, वैदिक कल्चर या आर्यंस कल्चर का डिस्क्रिप्शन और ऋग्वेद में दिया गया है कि इस समय के आपके किस प्रकार का समाज था, क्या धर्म था, क्या अर्थव्यवस्था थी, क्या राजनीतिक व्यवस्था थी, क्या कानून थे आपके, क्या नैतिकताएं थी। तो हमने सब ऋग्वेद को पढ़ के ही तो ये जाना, ठीक। तो ये आपके क्या हुआ, कल्चर। तो सिविलाइजेशन एंड कल्चर में अगर हम बेसिक डिफरेंस आपके देखें तो सिविलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, ठीक। तो सिविलाइजेशन एक नैरो कंसेप्ट है और कल्चर एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। तो ये है डिफरेंस आपके सिविलाइजेशन एंड कल्चर दोनों के बीच में। अब आते हैं हम इससे आगे। तो ये तो हमने आपके ये देखा कि हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है और हिस्ट्री की स्टडी हम क्यों करते हैं। अब अगला पॉइंट आपके आता है, क्या आता है अगला पॉइंट, कि हिस्ट्री का अगर हम क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, तो इतिहास को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के आपके दो क्लासिफिकेशन है, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक आपके मॉडर्न क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री का आपके ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो परंपरागत वर्गीकरण था ये दिया था आपके जेएस मिल ने, ठीक है। जेएस मिल ने आपके धार्मिक प्रभुत्व यानी रिलीजियस डोमिनेंस के आधार पर एक क्लासिफिकेशन दिया था कि किस समय किस धर्म का प्रभुत्व आपके भारत में रहा है। इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को धर्म या धार्मिक प्रभुत्व के आधार पर आपके डिवाइड किया। तो जेएस मिल कहते हैं कि आपके इंडियन हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं आपके, ठीक। हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया, इन्होंने 3 पार्ट में आपके डिवाइड किया जो एंशिएंट आपके कंप्लीट हिस्ट्री थी, ठीक है। अब यहां अगर हम आपके देखें तो हिंदू इंडिया अर्लीएस्ट टू 1206 एडी, अर्लीएस्ट का मतलब पता नहीं कब से, ठीक है। यानी ये हिंदू धर्म विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके आपके उदय की आपके कोई भी तिथि किसी को ज्ञात नहीं है, बाकी हर धर्म की तिथि आपके मालूम है। तो अर्लीएस्ट कब, अर्लीएस्ट कुछ नहीं पता। प्रारंभ से लेके 1206 एडी तक की जो इंडियन हिस्ट्री है उसे हम कहते हैं हिंदू इंडिया। ये वो फेज था जब भारत में हिंदुओं का वर्चस्व था, या कौन सी धार्मिक सत्ता का वर्चस्व था, हिंदू।
इसके बाद में नेक्स्ट अगला फेज आपके मुस्लिम इंडिया। 1206 एडी में आपके, ठीक, गुलाम वंश की स्थापना के साथ भारत में आपके मुसलमानों की सत्ता की स्थापना होती है और ये क्रम 1757 तक, आपके 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में क्रमिक रूप से बढ़ना शुरू होता है, वहां तक भारत में आपके मुस्लिम इंडिया का आपके फेज चलता है। ठीक है, इसके बाद आपके ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया आपके भारत में 1757 एडी से लेकर 1947 एडी। तो हिस्ट्री को जेएस मिल धार्मिक प्रभुत्व के आधार पर 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया एंड ब्रिटिश इंडिया। तो हिंदू इंडिया आपके प्रारंभ से 1206 एडी तक का टाइम, मुस्लिम इंडिया 1206 एडी से 1757 एडी तक का टाइम, और ब्रिटिश इंडिया 1757 एडी से 1947 एडी तक का टाइम। अब इसके बाद में अब हिस्ट्री का हम अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जो आपके ज्यादातर इतिहासकारों ने आपके दिया है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपके, ठीक, मॉडर्न क्लासिफिकेशन का आपके आधार क्या है, सेंटर ऑफ पावर क्या है, शक्ति का केंद्र, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, शक्तियों का संकेंद्रण क्या है। इस आधार पर आपके इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। ठीक, आप यही पढ़ते हो ना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस आधार पर किया गया है। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन का आधार है कंसंट्रेशन ऑफ पावर, शक्तियां कहां थी। ठीक है, जैसे कि एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया आपके वो टाइम फेज था जब शक्तियां किंग के पास थी। किसके पास थी? किंग, राजा के पास। मिडाइवल इंडिया, ये किंग से ट्रांसफर होकर शक्तियां सामंत, फ्यूडल के पास में आपके आई। ठीक, और ब्रिटिश इंडिया आपके फिर एक बार आपके कंसंट्रेशन ऑफ पावर आपके यहां होगा, यहां शक्तियां आपके एक अलग सिस्टम में आपके मूव करेंगी। तो अब इन तीनों ही फेज को हम आपके समझना शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री का अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखें तो इसका ग्राउंड क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर की शक्ति के केंद्र बिंदु में कौन है, किसके कहने पे सत्ता चलती है। ठीक है, किसमें शक्ति वास्तविक रूप से निहित है। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया के टाइम फेज को हम कहते हैं बिफोर फ्यूडलिज्म, सामंतवाद से पहले का चरण। ठीक है, भारत में ये टाइम था अर्लीएस्ट टू 750 एडी, अर्लीएस्ट टू 750 एडी। ठीक है, दूसरा मिडाइवल इंडिया, इस टाइम फेज को हम कहते हैं फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का चरण। ठीक, 750 एडी से 1757 एडी। और मॉडर्न इंडिया आफ्टर फ्यूडलिज्म, सामंतवाद के बाद का चरण 1757 एडी से 1947 एडी। ठीक है, तो ये 3 आपने चरण देखे। अब इन 3 चरणों का एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट आप समझना कि ये तीनों चरण में हिस्ट्री आपके किस तरह से चलती थी। तो सबसे पहले हम आते हैं एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया अगर हम आपके देखें तो बिफोर फ्यूडलिज्म, सामंतवाद से पहले का चरण आपके जो था एंशिएंट इंडिया का, अर्लीएस्ट से 750 एडी तक का। बिफोर फ्यूडलिज्म आपके ये जो चरण है ये कहता क्या है? बिफोर फ्यूडलिज्म का आपके जो चरण है आपके ये कहता है कि सत्ता के केंद्र बिंदु में आपके होगा किंग, राजा। ठीक, समस्त सत्ताएं आपके किसके हाथ में रहेंगी? राजा के हाथ में रहेंगी। अर्थात किसी भी आपके देश की आर्मी, देश के ऊपर या साम्राज्य के ऊपर लॉ बनाना, लॉ को एग्जीक्यूट करना, न्याय देना, प्रशासन करना, रेवेन्यू को इकट्ठा करना और वेलफेयर करना, ये सब आपके किसके हाथ में रहेगा? ये सब आपके रहेगा किंग, यानी कि आपके राजा के हाथ में। ठीक है, ये आपने देखा। तो प्राचीन भारत आपके वो टाइम है आपके जब समस्त शक्तियां आपके किसके हाथ में थी? समस्त शक्तियां राजा के हाथ में थी। राजा ही आपके कानून बनाता था, राजा ही कानून को लागू करता था, राजा ही न्याय देता था, राजा ही प्रशासन करता था, राजा ही राजस्व कलेक्ट करता था, राजा के पास ही आपके आर्मी रखने का आपके राइट था। तो ये प्राचीन भारत की आपकी व्यवस्था थी। अब यहां आगे चल के होता क्या है? ठीक, भारत में जैसे जैसे साम्राज्यों का निर्माण आपके होता है, ठीक, वैदिक कल्चर से हम आपके उत्तर वैदिक कल्चर में आते हैं। उत्तर वैदिक कल्चर की समाप्ति तक महाजनपद, बड़े बड़े महाजनपद या बड़े बड़े साम्राज्यों का आपके निर्माण होता है। इन साम्राज्यों में आपके प्रमुख साम्राज्य जैसे कि मौर्य साम्राज्य शक्ति का केंद्र बिंदु किंग था। इसके बाद में आने वाले आपके गुप्त साम्राज्य शक्ति का केंद्र बिंदु केंद्र था, यानी राजा था। कौन था? किंग। अब आगे चल के होता क्या है कि भारत के अंदर आपके मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, यहां तो शक्तिशाली राजा हुए,
ठीक है। उत्तर भारत के अंदर आपके एक अंतिम शक्तिशाली हिंदू राजा हुआ करता था हर्षवर्धन, वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी का ये किंग था आपके हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन की आपके डेथ के बाद ऐसा कोई भी आपके शक्तिशाली राजा नहीं हुआ कि जो केंद्र में बैठ के अपने पूरे प्रशासन को कंट्रोल कर सके। तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद आपके जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था ये धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। अर्थात आपके ये हुआ कि ये पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र पर किंग का आपके शासन है। हर्षवर्धन की डेथ के बाद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, और राजा का ये जो आपके क्षेत्र था इस क्षेत्र को आपके डिवाइड कर दिया गया 4 पार्ट में। ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4। इसमें से हर पार्ट में ठीक शासन करने का अधिकार दे दिया गया एक व्यक्ति को, जिसे कहते थे हम फ्यूडल यानी कि सामंत। ये फ्यूडल 1, फ्यूडल 2, फ्यूडल 3 और फ्यूडल 4। फ्यूडल का सीधा सीधा सा अर्थ था मिनी किंग, छोटा राजा, जो राजा के अधीन आपके कार्य करता था। जो अधिकार राजा को इस क्षेत्र में प्राप्त हैं वो सभी अधिकार फ्यूडल को इस क्षेत्र में प्राप्त हैं। राजा और फ्यूडल को आपके बस अंतर कितना था? अंतर सिर्फ क्षेत्र का था, बाकी की ये सभी काम इस फ्यूडल के पास भी थे। तो हम आपके यहां देखते क्या है, अब यहां ये एंशिएंट इंडिया में केंद्र बिंदु में आपके किंग थे। अब मिडाइवल इंडिया में क्या हुआ कि जब आपके शासन का विकेंद्रीकरण हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, तो ये जो आप फ्यूडल देख रहे हो ना, ये फ्यूडल, ये सामंत, अब इन सामंतों के पास क्या हुआ कि नेवी आर्मी रखने का राइट मिला। मान लिया आपके इस सामंत के पास है 100 की आर्मी, इस सामंत के पास है 200 की आर्मी, इस सामंत के पास है आपके 300 की आर्मी, और इस सामंत के पास है आपके 250 की आर्मी। ये आर्मी है, और ये जो राजा है इसके पास है आपके टोटल आर्मी कितने की? 300 की। इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर कोई भी 2 फ्यूडल एक साथ मिल जाए तो ये राजा को चैलेंज करने की ताकत रखते हैं। यही हुआ था एग्जैक्ट मिडाइवल फेज में कि शक्ति का केंद्र बिंदु राजा से हटके सामंत बन गए थे। क्यों बन गए थे? क्योंकि यहां ये सामंत राजा की सत्ता को चैलेंज देने की ताकत रखते थे। और यही आगे चल के देखना कि पूरे मिडाइवल फेज में किंग कौन बनेगा, इस बात का निर्धारण ये फ्यूडल करते थे, ये सामंत करते थे। ठीक, पूरा का पूरा अगर हम आपके प्राचीन भारत देखें तो प्राचीन भारत में आपके राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ये लिखा हुआ था और बनता भी था। वहां उत्तराधिकार के संघर्ष इतने नहीं थे। लेकिन पूरे मध्यकाल में अगर हम देखें तो राजा का सिर्फ वही पुत्र राजा बनेगा जिसके पास इन सामंतों का समर्थन है। गुलाम वंश से लेके मुगल वंश में आपके ठीक औरंगजेब तक सारे राजा वही हुए जिनके पास इन सामंतों का समर्थन था। क्यों? क्योंकि अगर ये सामंत विद्रोह कर देते तो ये राजा की शक्ति को भी चैलेंज देने की ताकत रखते थे। तो ये व्यवस्था कहलाती थी फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। तो सामंत था कौन? एक मिनी किंग। ठीक, मध्यकाल में आके राजा की शक्ति इन सामंतों के हाथ में आपके ट्रांसफर हो गई। इस सामंतवादी व्यवस्था को हालांकि लाया गया था बेहतर प्रशासन करने के लिए कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जब भी होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होता है, रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर होता है, वेलफेयर जनता का बेहतर होता है, जनता और राजा के बीच की दूरी घटती है आपके, ठीक है, और एक गुड गवर्नेंस की स्थापना आपके होती है। ये डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे होते हैं। लेकिन आपके ये जो सामंतवादी व्यवस्था थी इसमें ये फायदे हुए नहीं, क्योंकि इन सामंतों की आपकी हुई महत्वाकांक्षा ने आपके इस डिसेंट्रलाइजेशन के कोई फायदे जनता को मिलने नहीं दिए। तो अब यहां आपको ये क्लियर सबसे पहले हुआ होगा कि एंशिएंट इंडिया आपके वो क्लासिफिकेशन है जब सत्ता का केंद्र बिंदु में किंग था। सत्ता के केंद्र बिंदु में कौन था? यहां किंग। कौन सा टाइम फेज? अर्लीस्ट टू 750 एडी। हर्षवर्धन की डेथ के बाद आपके मिडाइवल इंडिया शुरू होता है जिसे हम कहते हैं सामंतवादी चरण, जहां सत्ता के केंद्र बिंदु में सामंत थे। 750 एडी से 1757 एडी। अब यहां आगे चल के जब हम मॉडर्न इंडिया में आएंगे तो अब आगे चल के आप समझना, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में एंटर से पहले आप समझोगे क्या? मिडाइवल पूरा काल सामंतवादी व्यवस्था का काल था, ठीक है। मुगल काल में आपके सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक हुआ करता था औरंगजेब। जब तक औरंगजेब का आपके शासन था,
औरंगजेब का जब तक शासन था तब तक औरंगजेब ने इन सभी सामंतों को कंट्रोल कर रखा था, लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद पूरे आपके मुगल्स के अंदर ऐसा कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ जो अपने सामंतों को कंट्रोल में रख सके। और यही परिणाम आगे चल के हुआ कि इन सामंतों ने अपने अलग अलग छोटे राज्य बना लिए, ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप आपके बना हैदराबाद, जिसके परिणाम स्वरूप आपके बना बंगाल, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जाट स्टेट, राजपूत स्टेट, ये कई स्टेट्स का आपके क्या हुआ, उद्भव हुआ। तो अब यहां आपके जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो आपके बहुत पहले भारत आ चुकी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से ही भारत में अपनी विजय गाथा क्यों शुरू की? ईस्ट इंडिया कंपनी तो आपके 1600 में इंडिया आ चुकी थी। 150 साल किस बात का वेट किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने? 150 साल इस बात का वेट किया कि ये था आपके मुगल साम्राज्य, इतने बड़े मुगल साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं जीत सकती थी। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद जब ये छोटे छोटे साम्राज्य बन गए तो इस एक सामंत को तो जीत सकती थी। यहीं से शुरू हुआ 1757 प्लासी। बंगाल क्या था? एक सामंती तो थे आपके मुगल साम्राज्य के, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता। 1764 बक्सर। फिर इसके बाद एक एक करके आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सामंतों को जीतना आपके क्या किया, शुरू किया। अब आगे चल के जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी तरह से जानती है कि इस मध्यकाल के पतन का कारण ये सामंत थे, तो इस सामंतवादी व्यवस्था को तो ये कभी दोहराएंगे ही नहीं, ठीक। तो मॉडर्न का मतलब एक नई व्यवस्था, ठीक, प्राचीन व्यवस्था से एक नई व्यवस्था, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां आपके मॉडर्न इंडिया जब शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया और उन्होंने एक नए एडमिनिस्ट्रेशन की आपके क्या की, शुरुआत की, ठीक है। तो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी में जमींदार तो हुए लेकिन सामंत नहीं हुए। जमींदारों को सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन का राइट तो था, आर्मी रखने का राइट नहीं था। ब्रिटिश पुलिस जमींदारों के कहने पे एक्शन ले सकती थी लेकिन जमींदारों के अंडर में नहीं थी। तो ये था आपके आधुनिक भारत, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप लोग किसी भी टॉपिक पे और नई वीडियो एक्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, और फ्री वीडियो देखने के लिए इस चैनल को और इस ऐप को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।